नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। अग्निपथ में आज बात करेंगे हरियाणा चुनाव मोहन प्रभाव की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज हरियाणा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया है। मुख्यमंत्री ने पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में दादरी, भिवानी और बवानी खेरा विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुबह दादरी विधानसभा में चरखी दादरी के राव तुलाराम खेल स्टेडियम में पार्टी प्रत्याशी सुनील सांगवान के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे, तो वहीं भिवानी विधानसभा के मेन चौक नंदगांव में पार्टी प्रत्याशी घनश्याम सराफ के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया था और विरोधी दलों पर जमकर निशाना भी साधा था। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी के दूसरे पंक्ति के नेताओं में बड़ा प्रमुख चेहरा है। उनको देश के विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव के लिए भी जिम्मेदारी दी जा चुकी है। हाल ही में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने झारखंड में सूबे शिबू सोरेन सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया था, तो वहीं जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए भी मोर्चा संभाला हुआ है और यहां विरोधी दलों से लेकर पाकिस्तान तक को लेकर जमकर हुंकार भरी थी और अब वे हरियाणा के विधानसभा चुनाव में मोर्चा संभालते हुए नजर आए। बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव की हरियाणा में सर्वाधिक 27 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है, यानी हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 27 विधानसभा सीटों पर मोहन यादव को जिम्मेदारी सौंपी गई है और वो विधानसभा क्षेत्र है जिनका या तो श्री कृष्ण से गहरा नाता है या फिर विधानसभा सीटें ओबीसी बाहुल्य है। श्री कृष्ण का हरियाणा से गहरा नाता रहा है। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध इसी धरती पर ही हुआ था। यहीं पर ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य का बोध कराया था और वह युद्ध में उनके सारथी भी बने थे, जिसका जिक्र सीएम मोहन यादव के हरियाणा में दिए गए भाषणों में भी देखने को मिला। तो वहीं चरखी दादरी और भिवानी महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जहां यादव समुदाय की संख्या काफी ज्यादा है, यानी ओबीसी फैक्टर यह काम करता है। हरियाणा का ये विशेष क्षेत्र दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आता है और ये यादव समुदाय के बीच मजबूत संबंध और आपसी सहयोग के लिए जाना जाता है। बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति एससी के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है और ये हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और हिसार जिले में ओबीसी और दलित मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने कई नेताओं को इन मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए तैनात किया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मोहन यादव का हरियाणा दौरा है, कितना प्रभाव इस दौरे का पड़ेगा, चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। जो अपने एक विद्यार्थी से जगत गुरु के रूप में उपाधि पाई, ऐसे गोपाल कृष्ण, हमारे लिए वो आनंद भी है और उसका आनंद डबल तब हो जाता है जो उनने वहां शिक्षा में पाया। वो आपके हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ऐसा का ऐसा ही महाभारत के युद्ध में गीता सबके सामने दे करके दुनिया के अंदर एक विद्यार्थी को जो अपने शिक्षा अध्ययन काल में जो ज्ञान मिलता है, पुस्तक के रूप में आज भी दुनिया में कर्मवाद की शिक्षा प्राप्त करने का गीता से बढ़ के कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है। हमें इस बात का आनंद है, इस बात के लिए हमारी संस्कृति धन्य है और ये हमारा अपना आनंद तब और बढ़ जाता है जिस पार्टी के हम आते हैं उस पार्टी के नेता का नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी। हमारे लिए आनंद की बात, नरेंद्र मोदी जी जो अपने विराट व्यक्तित्व के साथ प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं और प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने का उनका तरीका कैसा है, ये हमारा आनंद बढ़ाता है। एक गरीब परिवार का व्यक्ति जिसके अपने परिवार में कठिनाइयां थी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जो गरीब परिवार के व्यक्ति को उठा करके गुजरात जैसे प्रांत में 3-3 बार मुख्यमंत्री बनाती है। ये हमारा सौभाग्य है और उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र में, दुनिया में भारत का स्थान कितना बड़ा है, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार प्रधानमंत्री बनाती है। ये हमारी अपनी पार्टी है और ये देश की जनता है। जोरदार अभिनंदन अपने आप का करके बताइए।
तो हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होना है और 8 अक्टूबर को परिणाम आएंगे। उससे पहले लगातार चुनाव प्रचार का दौर जारी है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी हरियाणा पहुंचे हैं। चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया है, विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। और बता दें कि सीएम मोहन यादव को हरियाणा की 27 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये वही सीटें हैं जहां पर या तो अधिकतर जो वोटर्स हैं, जो लोग हैं, वो ओबीसी बाहुल हैं, या इन सीटों का नाता कहीं ना कहीं श्री कृष्ण से रहा है, क्योंकि महाभारत का युद्ध को लेकर भी हरियाणा से काफी चर्चाएं होती रही हैं। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए। तारुफ आपको उनके साथ करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है अजय धवले जी। अजय धवले जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता है सुखविंदर सिंह जेलदार। जेलदार साहब, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं नरेश उपल जी। नरेश उपल जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत नरेश उपल जी पहले आपके पास से करूंगा। नरेश जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? तो नरेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, सीधा अजय धवले जी मैं आपके पास आऊंगा। आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भारतीय जनता पार्टी ने कमान सौंपी है, हरियाणा में किस तरह से उनकी भूमिका आप लोगों ने तय की है? क्योंकि श्री कृष्ण को काफी मानते हैं मोहन यादव, खुद यादव समुदाय से आते हैं और तमाम तरीके से जो दौरे वो कर रहे हैं, तमाम बातें कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को जो विपक्ष की सरकारें नहीं, उन्होंने नहीं माना। राम मंदिर में के जो पूरा निर्माण हुआ, जो उसका पूरा उद्घाटन समारोह था, वहां पर नहीं पहुंचे, अब वोट मांग रहे हैं राम के नाम पर। तमाम तरीके से निशाना साधा, राहुल गांधी को लेकर भी निशाना साधा है। लेकिन किस तरह की भूमिका आप हरियाणा में मोहन यादव की देख रहे हैं? देखिए ऋषभ जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एक जनप्रिय नेता हैं। साथ साथ में हरियाणा विधानसभा क्षेत्र हेतु भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो 40 स्टार प्रचारकों की सूची निर्धारित की, उसमें माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी एक स्टार प्रचारक के रूप में सम्मिलित है। आज जिस प्रकार से आप उनकी जो 3 सभाएं, एक पहली दादरी में, भिवानी में और फिर भवानी खेरा में, तो निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव जी के पास विकास का विजन है। खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं, समुदाय के भी बड़े नेता हैं, लेकिन उसके साथ साथ में उनका जो जनसेवा का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और निश्चित रूप से चाहे हम यादव समुदाय की पर्टिकुलरली बात करें या ओबीसी समाज की पर्टिकुलरली बात करें, तो उनका अपना जो कामों का इतिहास रहा है और जो कठोर निर्णय लेने वाले, स्पष्टवादिता के साथ में काम करने वाले एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपने विगत 10 माह में, यानी कम शब्दों में अगर हम ये कहें कि मध्य प्रदेश में जो काम करने का तरीका उनका दिखाई दिया है, वो मॉडल प्रस्तुत करेंगे हरियाणा में, और आगे चल के उस मॉडल पे ही आप वोट मांगेंगे, और वो मॉडल अगर सरकार आपकी बनती है तो आगे लागू होगा हरियाणा में? निश्चित रूप से आप देखेंगे जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में कठोरतम निर्णय लेने वाली भी सरकारें आपको दिखेगी। जो सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की स्थिति हो या विकास के लिए नित नए आयाम स्थापित करने की बात है, ऐसे सरकार के मुखिया निश्चित रूप से, चाहे मोहन यादव जी की बात करें, हम हरियाणा में भजन लाल शर्मा जी की बात करें, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की बात करें, ये जो भाजपा की जेन नेक्स्ट लीडरशिप जिसे हम कहेंगे, ये लीडरशिप में जो भाजपा ने जनरेशनल शिफ्ट किया है, ये सारे लोगों ने अपने अपने कामों से खुद को प्रूव किया है। और निश्चित रूप से आज जिस प्रकार के हरियाणा में और बेटा और पिताजी की जो जोड़ी है हरियाणा वाली कांग्रेस की, उस कांग्रेस की जोड़ी का वहां की जनता ने शासन देख लिया, किस प्रकार से खर्चा चिट्ठी के माध्यम से सरकारें चलती थी, किस प्रकार से जीजाजी के लिए लैंड अलॉटमेंट होता था, किसानों की जमीनें औने पौने दामों पर राहुल गांधी जी के जीजाजी के नाम कर दी गई थी। ये सारा इतिहास हरियाणा ने देखा है। तो हरियाणा में विगत 10 वर्षों से एक भाजपा की डॉक्टर मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार हो या अभी वर्तमान में नायब सिंह सैनी जी की सरकार हो, उसने विकास का विजन भी देखा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पूर्ति के इतिहास से हरियाणा को आज विकास के उस पायदान पे खड़ा किया है जहां से वो आगे ही बढ़ रहा है। निश्चित रूप से इन सारी बातों को प्रो पीपल कनेक्ट करने के लिए, जनता के समक्ष ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने जो जनप्रिय नेता है, जो विभिन्न राज्य सरकारों में सरकार चला रहे हैं, उन लोगों को वहां भेजकर एक जो मोमेंटम है आज भाजपा निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम बड़े नेता है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी भी है, और भी तमाम ऐसे नेता रहे, चाहे पुष्कर सिंह धामी, वो भी लगातार प्रचार कर रहे हैं, और भी तमाम बड़े नेता जो अपने अपने राज्य की खासियत रखते हैं, एक तरह से काम करने का तरीका रखते हैं, वो अब वहां पर आपको मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जलदार साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, कांग्रेस लगातार चुनाव में सक्रिय जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस हरियाणा में कई दलों में बटी भी नजर आई है। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हरियाणा पहुंचे हैं, उनका मॉडल बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो काम हमने किए हैं, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में काफी चर्चा है कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं, उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और हाल ही में पीएम मोदी यहां पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि हरियाणा को उद्योग जगत में और कृषि के क्षेत्र में लगातार नंबर 1 पे लाया जा रहा है, लगातार टॉप पे बना हुआ है हरियाणा। तो उद्योगों को लेकर भी काफी काम मध्य प्रदेश में मोहन सरकार कर रही है। अब वो वहां पहुंचे हैं, मॉडल रख रहे हैं, तो क्या चुनौती आपके सामने पेश होगी जलदार साहब? हाँ जी, हाँ जी। देखिए,
मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश और हरियाणा में काफी समानता नहीं है। मध्य प्रदेश एक अलग राज्य है और हरियाणा एक अलग राज्य है। तो इनके पास देखिए स्टार प्रचारक तो एक टीम तो बना दी इन्होंने, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है। कांग्रेस 65 से 70 सीट, 70 प्लस सीट लेके आ रही है। कांग्रेस का देखिए, बीजेपी सरकार का मैं आपको बताता हूँ कि आज के अखबार में नायब सैनी का एक इंटरव्यू छप रखा है कि 56 दिन के अंदर जो 10 साल में हुड्डा साहब नहीं कर सके वो 56 दिन में नायब सैनी ने कर दिए। इसका मतलब पिछले 9.5 साल में ये सरकार खट्टर साहब नकारा साबित हुए। उन्होंने कोई काम नहीं किया। इन्होंने खुद ही मान लिया कि इन्होंने 9.5 साल के अंदर कुछ नहीं किया। 56 दिन में अकेले नायब सैनी ने काम किए। और इनके काम करने का तरीका, हमारे यहाँ पे हर रोज हत्याएं हो रही हैं, हर रोज। बिल्कुल जैलदार साहब, ठीक है, मैं इस पर प्रतिक्रिया लूंगा उनका कि क्यों 9.5 साल तक उन्होंने नहीं किया, जो आपने सवाल खड़ा किया है। लेकिन एक सवाल यह है कि हरियाणा में पिछला विधानसभा चुनाव भी देखा जाए तो कांग्रेस के हालात अच्छे रहे चुनाव से पहले, लेकिन कांग्रेस अपने आपसी अंतर कलह में इतनी उलझी रहती है कि जो परिणाम आना चाहिए कांग्रेस के लिए वो आ नहीं पाता है। इस बार भी वही तस्वीर नजर आ रही है। देखिए, पूरी कांग्रेस एकजुट है। पिछले चुनाव में हमारे पास लोकसभा में एक भी सीट नहीं थी, तब भी हमें जितने भी एग्जिट पोल थे हमें 0 सीट दी गई, लेकिन हम 31 सीट लेके आए। इस बार सभी लोगों को पता है हम 5 सीट पहले लोकसभा के अंदर लेके आए। हम इससे ज्यादा सीट लाने का हमारा प्रयास रहा और इस बार हम 70 से 75 सीट लेके आ रहे हैं। हमारे सारे कांग्रेस के नेता, आज आपने देखा ही, आज सभी जगह संघ के अंदर कुमारी शैलजा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, राहुल गांधी जी सब इकट्ठे थे। उसके बाद सिरसा के अंदर वो सभी जगह इकट्ठे हैं, हमारे नेता इकट्ठे। अब अपने तरीके से अब हम देखिए, सब लोगों का एक काम करने का स्टाइल है। बीजेपी के अंदर भी इनके अपने खुद के रामविलास शर्मा, जिन्होंने पार्टी खड़ी की, इन्होंने उनको टिकट नहीं दिया, वो भी इनके विरोध के अंदर है। तो ये पार्टी का कहीं ना कहीं ये एक दूसरी पार्टी के ऊपर एक उंगली उठानी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जब अपने घर के अंदर झांकते हैं तब पता चलता है कि हमारे काम पे ठीक है। नरेश उपल जी भी जुड़ गए, उनके पास में आऊंगा, लेकिन धवले जी एक पहले क्विक रिएक्शन आपका कि जो कांग्रेस कह रही है कि अगर 56 दिन में नायब सिंह सैनी साहब ने इतना काम कर दिया जो पहले की सरकार में नहीं हो पाया, तो 9.5 साल क्या किया गया? फिर ये सवाल उन्होंने किया है। स्पष्ट कर रहे हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी उस सरकार से कंपैरिजन में बता रहे कि हम लोगों को, हमारा चाहे पूर्ववर्ती मनोहर लाल खट्टर जी का कार्यकाल रहा हो या नायब सिंह जी का 56 दिनों का कार्यकाल है, ये उन सरकारों से तो बहुत ही अच्छा है जिन्होंने खर्चा पट्टी पे सरकारें चलाई है, जिन्होंने जीजा जी के नाम सरकारी जमीनें की, जिन्होंने जीजा जी के नाम प्राइवेट लैंड ओनर्स की जमीनें की है। ये उन सरकारों से अच्छा कार्यकाल है। आज निश्चित रूप से हरियाणा विकास के नित नए आयाम स्थापित कर रहा है, देश के अग्रणी राज्यों में भूमिका निभा रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में आगे है, एग्रीकल्चर ग्रोथ में आगे है। तो ये सारा विगत 10 वर्षों का कार्यकाल है। हम समग्रता के साथ में लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार हो या चाहे नायब सिंह सैनी जी की सरकार हो, इन सरकारों ने परिवारवादी ताकतों को चोट दी है, इसलिए आज इनकी ये पीड़ा है। ठीक है, देखिए मैं इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। सीधा नरेश उपल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने इस पूरी चर्चा को सुना और जिस तरीके से हरियाणा में समीकरण दिखा रहे हैं, जातीय समीकरण काफी यहां पर बनते हैं। अगर आज की बात करें तो मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो हरियाणा पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति इसके पीछे को हरियाणा भेजने की हो सकती है? क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, ऊपर से यादव समुदाय से आते हैं और ओबीसी के लिए बड़ा चेहरा माने जाते हैं, तो क्या उनकी स्ट्रेटेजी बीजेपी की आप मोहन यादव को लेकर हरियाणा में देख रहे हैं? और अभी जो सियासी समीकरण बन रहे हैं, कहा जा रहा है कि कांग्रेस में अंतर कला है या भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी और तमाम जो विवादों का और तमाम जो मुद्दे हैं उनका सामना कर रही है, किस तरीके से स्थिति पूरे चुनाव को लेकर आप देख रहे हैं? नरेश उपल जी। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि मोहन यादव जी को यहाँ पे लाना, एक यादव समुदाय की बहुत बड़ी वोट बैंक है यहाँ पे, तो इनका भी बहुत प्रभाव रहेगा। और वैसे भी वो भी एक अच्छे लीडर हैं और नए लीडर हैं, अभी हाल ही में सीएम बने, तो उनका आने का प्रभाव तो रहता ही है। जबकि कांग्रेस, आप देखोगे कांग्रेस की लीडरशिप जो सेंटर की है या कोई भी बड़े बड़े लीडर हरियाणा में नहीं आ रहे। जो कांग्रेस शुरू में पहले ऐसा लगता था कि मेजोरिटी से एकदम से जीतेगी, आज वो स्थिति उसकी डाउन हुई है जी। और उसकी यही कारण है कि भी यहाँ पे भाजपा के लीडर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, नवीन जिंदल भी, सारे इनके आ रहे हैं लोग,
और काफी ज्यादा मेहनत ग्राउंड लेवल पे जाके कर रहे हैं, इसीलिए भाजपा की स्थिति पहले से तो बेहतर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जबकि कांग्रेस की स्थिति थोड़ी डाउन हुई है, तो अब करीब करीब मुकाबले में आने का एक प्रयास है। अभी भी थोड़ा बहुत फर्क तो है ही है, कांग्रेस अभी भी आगे लगती है। हाँ बिल्कुल नरेश उपल साहब, लेकिन जिस तरीके से समीकरण हम बनते देखते हैं हरियाणा में, इससे पहले भी काफी मुद्दे कांग्रेस के पास रहे हैं। अभी भी देखिए एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ है, ऐसी चर्चा कम से कम होती आई है। और साथ ही जिस तरीके से किसानों का मुद्दा है, जिस तरीके से पहलवानों का मुद्दा है, और भी तमाम मुद्दे बताए जा रहे हैं जो कांग्रेस के पक्ष में हो सकते हैं। लेकिन क्या वजह है कि कांग्रेस उनको भुनाने में उतना कामयाब नहीं हो पाती है? अभी भी अंतरकलह से कांग्रेस जूझ रही है और अभी राहुल गांधी के दौरे दिख रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा नेता ऐसा और नजर नहीं आया हरियाणा में जिसको लेकर, क्योंकि इससे पहले बयानों का दौर भी हमने देखा, अलग अलग बदले बदले बयान भी देखे गए हैं। तो कांग्रेस के लिए अभी रणनीति क्या साफ हो चुकी है या फिर कांग्रेस से अभी भी कहीं ना कहीं रणनीति में उलझी हुई है? देखो, बिल्कुल सही कहा आपने कि एंटी इनकम्बेंसी होती है, और की भी भाजपा की बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन कांग्रेस उसको अपने आप में एकजुट ना होने की वजह से उसको संभाल ही नहीं पाई। जो हवा कांग्रेस की शुरू में बनी थी, जब चुनाव घोषित ही हुए थे, घोषित होने वाले थे, वो आज वो स्थिति नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जो है अपनी अंतरकला में उलझ के रह गई है कि वो उसको ही समेटने के चक्कर में है। हर लीडर जो है अपने एमएलए बनवाने के चक्कर में है, इसलिए कांग्रेस एकजुट होकर प्रयास नहीं कर रही। अगर कांग्रेस कहीं एकजुट होकर प्रयास करती तो ये जीत कांग्रेस के लिए बहुत आसान थी, लेकिन अब कुछ हद तक कांग्रेस की वो स्थिति नहीं रही जो यहाँ से शुरू हुई थी। और इसका फायदा जो कांग्रेस को भाजपा की कमजोरियों का फायदा उठाना चाहिए था, अब भाजपा कांग्रेस की इन कमजोरियों का फायदा उठा के दोबारा मैदान में आके खड़ी हो गई है। ये निश्चित तौर पर देखिए, मुझे लगता है भाजपा तो इस चीज में माहिर है और लगातार अपने आप को कैडर बेस्ड पार्टी कहती है, तो पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे सुखविंदर सिंह जलदार साहब। देखिए, तमाम चर्चा कांग्रेस को लेकर हो रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास अच्छी एक सजी हुई थाली कांग्रेस को मिली थी, लेकिन अभी जो चर्चा, अभी भी मुकाबला टक्कर का बताया जा रहा है हरियाणा में। लेकिन सवाल यह है कि जब इतनी बढ़िया स्थिति होने के बावजूद भी तमाम जो नेता है आपसी कलह की तस्वीरें सामने आती है, और जिस तरीके से आपने कहा कि मध्य प्रदेश में भले ही कोई अंतर ना हो हरियाणा के मुकाबले, लेकिन मध्य प्रदेश और गुजरात का एक अंतर जो है वो बीजेपी यहाँ पर साधने की कोशिश करती है कि यहाँ पर भी एंटी इनकम्बेंसी थी, यहाँ पर भी लगातार बीजेपी की सरकारें थी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी को खत्म किया गया और पिछले रिकॉर्डों से ज्यादा मतों से जीत हासिल की और ज्यादा सीटों से जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं अगर गुजरात और मध्य प्रदेश मॉडल चला तो हरियाणा में भले ही एंटी इनकम्बेंसी हो, बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। देखिए, यहाँ पे किसानों का मामला है। सबसे ज्यादा जितना बीजेपी ने किसानों के साथ धोखा किया, इतना किसी के साथ नहीं। सभी वर्ग यहाँ पे किसान, हमारे यहाँ पे जितना वोटर है तकरीबन यहाँ पे किसान ज्यादा है, और हमारे जो समुदाय हमारा सबसे ज्यादा पीड़ित रहा है वो किसान ही रहा है। और किसानों के साथ जितना बीजेपी ने धोखा किया, 3 काले कानून लेके आए। जब 2019 का इलेक्शन था तब 3 काले कानून नहीं लेके आए थे। आज बीजेपी ने किस तरीके से बॉर्डर बंद कर रखे हैं, किसानों को हर जगह पे किस तरीके से इन्होंने लाठी डंडों से पीटा, किस तरीके से इन्होंने सरपंचों को पीटा, किस तरीके से इन्होंने कर्मचारियों को। आज हमारा प्रदेश पिछड़ेपन पे कई प्रदेशों से पीछे जा चुके हैं, जो हम नंबर 1 हुआ करते थे 2014। लेकिन आज मोहन यादव कह रहे हैं कि विपक्ष की सरकारें नहीं, उन्होंने विकास को बाधित किया है। आज और विकास में आगे होता। झूठ बोलने में बीजेपी बहुत माहिर है, लेकिन असलियत आप देखिए, हम आज ना तो हमारे पास नौकरी है, ना हमारे पास यहाँ पे इन्होंने अग्निवीर दे दिया। हमारे यहाँ से हरियाणा से जवान जाते थे जो आर्मी के अंदर भर्ती होते थे, फौज के अंदर, आज उनको भी इन्होंने टेम्परेरी कर दिया, 4 साल की नौकरी देकर। लेकिन जलदार साहब, अभी प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे थे, वो कह रहे थे कि इंडस्ट्री क्षेत्र में, उद्योग जगत में हरियाणा टॉपर बना हुआ है। अरे देखिए, हरियाणा में इंडस्ट्री आई नहीं। इन्होंने पिछले 10 साल से अंबाला के अंदर ये आईएमटी कर रहे हैं, अभी तक आईएमटी का कहीं ग्राउंड नहीं दिखा। आज दोबारा देखिए, जितने भी इनके कार्य हैं, कोई कार्य इनका पूरा नहीं हुआ। इन्होंने भगवान बावन के नाम पे एक अंबाला के अंदर, हमारा पूरे इंडिया के अंदर एक अंबाला में भगवान बावन के नाम पे एक तालाब है, उसको इन्होंने पूरा करने के लिए पहले 11 करोड़ का बजट बनाया, फिर 13 करोड़ का बनाया, 18 करोड़ का बनाया, उसके ऊपर मात्र 1 करोड़ रुपया भी नहीं लगा। वो सारे का सारा पैसा बीजेपी खा गई। हमारी सरकार आने पे हम इंक्वायरी भी कराएंगे। और हरियाणा के अंदर एक तरफा लहर है, हरियाणा के अंदर बीजेपी कहीं दिखाई नहीं। ठीक है धवले साहब, हरियाणा में एक तरफा लहर है, कांग्रेस जीत रही है, और किसानों का मुद्दा है, जवानों का मुद्दा है, तमाम मुद्दों पर। इंडस्ट्री तो आई नहीं है, वो कह रहे हैं कि हरियाणा में एक भी।
देखिए ऋषभ जी, आंकड़ों को कोई झुटला नहीं सकता और निश्चित तौर पे आंकड़े ही होते हैं जो विकास के क्या प्रयास किए किसी सरकार ने और किस प्रकार से समग्रता से विकास किया वो बताते हैं। मेरे पास मैं कुछ अभी आंकड़े देख रहा हूँ कि पूरे देश की जनसंख्या का 2.1% जनसंख्या हरियाणा में निवासरत है, लेकिन एफडीआई में देश में 6ठे नंबर का एफडीआई हरियाणा में आया है। 63,528 करोड़ रुपए का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हरियाणा में आया है। 8,009 करोड़ रुपए का राजस्व हरियाणा ने जुटाया है। तो देश में 6ठे नंबर पे एफडीआई और राजस्व में 5वें स्थान पे एक्यूमुलेशन करने में। यही बात कर रहे थे किसानों की। केंद्रीय खाद्यान्न भंडार उत्पादन और खाद्यान्न भंडारण में दूसरा सबसे बड़ा योगदान हरियाणा का होता है। हरियाणा भौगोलिक क्षेत्र में देश में 22वें स्थान पर है, लेकिन कृषि उत्पादन में आज देश में नंबर 1 है। देश का बासमती चावल का 60% का निर्यात हरियाणा से होता है। पिछले साल प्रदेश में 83 लाख टन का धान का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। 14 फसलों पे हरियाणा की सरकार एमएसपी पे खरीदती है। ये सारी मैंने आंकड़े बताए। रही बात खेलों की, इन्होंने खेलों को कहा, खेलों में आज भारत में सर्वाधिक अच्छी खेल नीतियां या किसी सरकार ने खेलों को प्रोत्साहित करने का काम किया वो हरियाणा सरकार है। इसी वजह से हम देखते हैं कि हरियाणा के एथलीट्स जाके मेडल्स इतनी बड़ी संख्या में लेके आते हैं। दूसरी बड़ी बात ये अग्निवीर की कह रहे थे, इनको आप पूछिए कि ग्राउंड पे जिस प्रकार से अग्निवीर योजना को समर्थन मिल रहा है, ये निश्चित तौर पे इस बात की मांगी है कि आज देश भाजपा के साथ में खड़ा है, आज देश विकास के साथ में खड़ा है। ये स्टैटिस्टिक्स दे रहे थे मेरे कांग्रेस के साथी कि हरियाणा में लोकसभा की हमारी सीटें आई। निश्चित तौर पे लोकसभा का चुनाव अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए, हम लोगों के लिए भी सीखने के लिए था कि किस प्रकार से भ्रम फैलाकर देश में संविधान बदलने की बात करके या देश के संविधान को खतरे में बताकर कांग्रेस सीटें ला सकती है। लेकिन जब देश में वास्तविकता की बात आएगी, प्रासंगिक मुद्दों पे चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वापस आएगी। और आपने देखा है कि हमने ठीक है, लेकिन हरियाणा में कई जातिगत फैक्टर भी मैटर करते हैं दबले साहब, और वो जो अयोध्या में जातिगत फैक्टर देखने को मिले उत्तर प्रदेश में, उससे लोकसभा में काफी नुकसान आपको हुआ। इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन नरेश उपल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अब जो लड़ाई हरियाणा की आप देख रहे हैं, मुकाबला जो देख रहे हैं, वो कहां पर पहुंचा है और आप इससे किस दिशा में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियां बता रही है, तो कांग्रेस का सीधा कहना है कि किसानों का बड़ा मुद्दा उनके पक्ष में है और साथ ही तमाम जो मुद्दे हैं उनके चलते कांग्रेस सत्ता में आने का दावा कर रही है। और जो कि जलदार साहब कह रहे थे कि कोई पूरी हवा जो है वो एक तरफ है कांग्रेस की तरफ है और एक तरफा कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। देखो, ये मैंने आपको बताया कि ये स्थिति पहले जरूर थी, लेकिन कांग्रेस उस स्थिति पर टिकी नहीं रह सकी। कांग्रेस ने अपने ही अंतर कला की वजह से वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाई, जिसकी वजह से अगर आप कहीं से भी पता करो तो कांग्रेस डे बाय डे डाउन हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी भी बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए लगता है कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है, लेकिन परिस्थितियां वो पहले जैसी नहीं है। अब फिर भी भाजपा इसको गेन कर रही है। भाजपा अपने कैडर बेस को, अपने जो नाराज लोग थे उनको मनाते हुए और तरक्की की मतलब अपनी पोजीशन को इम्प्रूव कर ली है। इसलिए भाजपा अब मैदान में है, जो बिल्कुल मैदान से आउट हो गई थी शुरू में, अब वो स्थिति नहीं रही जी। निश्चित तौर पर देखिए, कुल मिलाकर मुझे लगता है कि मुकाबला तो अब जबरदस्त दिलचस्प हो चला है। अब लड़ाई क्या जमीन पर दिखेगी ये देखना दिलचस्प होगा। समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा धबले जी आपका, जिलदार साहब बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए, नरेश उपल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हरियाणा का विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होना है। इसको लेकर एक ही चरण में पूरी वोटिंग होगी। 90 विधानसभा सीटें आती हैं और मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है, राहुल गांधी पर निशाना साधा है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि फिर से सरकार बनाएगी। कांग्रेस का कहना है कि एक तरफा हवा उनके प्रति चल रही है। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ आगे चुनावी मुकाबला नजर आएगा। फिलहाल के लिए अग्निपथ में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।